ठंड में गरीब परिवार की एक रजाई। आनंद नगर गांव से 5 किलोमीटर दूर थोड़ी ऊंचाई पर छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा एक इलाका था। वो इलाका काफी खुला हुआ था, जहां हवाएं काफी तेज चलती थी। वैसे तो यहाँ पर कोई रहा नहीं करता था, लेकिन गरीबी की वजह से कुछ लोगों ने यहाँ पर अपनी छोटी छोटी झोपड़ियां बना ली थी। उस एरिया में कुल मिलाकर 25-30 झोपड़ियां ही थी और वो सभी लोग गरीब थे। इन्हीं लोगों में एक परिवार था, ब्रजेश का परिवार। ब्रजेश अपनी पत्नी कुंती और 2 बेटे कमलेश और दिलीप के साथ इसी घर में रहा करता था। काफी सालों पहले ब्रजेश को पैरालाइज का अटैक आया था, इसलिए वो बिस्तर पर ही था। और 2 साल पहले एक बिल्डिंग में छत के ऊपर काम करते हुए उसका बड़ा बेटा कमलेश गिर गया था, जिसकी वजह से उसका एक पैर टूट गया था। ना जुड़ पाने की वजह से डॉक्टर को पैर काट कर अलग करना पड़ा, जिसकी वजह से कमलेश अपाहिज हो गया। कोई काम न होने की वजह से उसने मोची का काम करना शुरू किया था। छोटा बेटा दिलीप, जो कि दिहाड़ी पर मजदूरी का काम करता था, घर का ज्यादातर खर्च उसी से चलता था। रोज की तरह आज भी सुबह सुबह कमलेश पॉलिश का सामान लेकर अपनी बैसाखी के सहारे खड़ा होता है और अपनी पत्नी सीमा से कहता है, सीमा अब मैं चलता हूँ। अजी थोड़ी देर और रुक जाइए ना, दिलीप का नाश्ता हो ही चुका है, आप दोनों साथ में ही निकल जाना। नहीं सीमा, मुझे पहले ही देर हो चुकी है और तुम तो जानती हो कि मुझे अभी ऑटो पकड़कर 5 किलोमीटर दूर जाना है। आउट एरिया में होने की वजह से जल्दी ऑटो भी नहीं मिलती है, इसलिए दिलीप चला जाएगा, मैं फिलहाल चलता हूँ। पिताजी, आपकी टूटी हुई चप्पल में मैंने पिन से अच्छी तरह सिल दी है और साथ में उसे धागे से बांध भी दिया है। आप चप्पल पहन कर जाना, नंगे पैर मत जाना। हाँ मेरी गुड़िया रानी, बहुत बहुत धन्यवाद। तभी कमलेश का छोटा भाई दिलीप भी नाश्ता करके वहां आ जाता है और कहता है, चलिए भैया मैं भी साथ में चलता हूँ, आखिर हम दोनों को एक ही गांव में तो जाना है। अब कमलेश और दिलीप अपनी झोपड़ी से निकलते हैं और काफी दूर चलने के बाद वो रोड पर आते हैं। ऑटो का इंतजार करते हुए उन्हें लगभग 15 मिनट गुजर गए थे। अब ऑटो वाला आता है तो दोनों भाई ऑटो में बैठकर पड़ोस के गांव आनंद नगर पहुंचते हैं। अब कमलेश वहीं एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपना सामान रख लेता है, तो दिलीप मजदूरी करने के लिए गाँव के अंदर चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ घर में सीमा अपनी सास कुंती से कहती है, माँ जी मैं जंगलों की तरफ जा रही हूँ, जलाने के लिए लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, मैं थोड़ी लकड़ियाँ ले आऊंगी। भाभी मैं भी आपके साथ चलती हूँ। जूही बेटा, योगेश बेटा, तुम दोनों एक दूसरे के साथ खेलना, और हाँ दादा दादी को ज्यादा परेशान मत करना। हाँ नहीं माँ, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मैं तो दादा दादी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, बस जूही परेशान करती है उन्हें। योगेश, तुझसे कितनी बार कहा है कि मुझे दीदी बुलाकर, मैं तुझसे बड़ी हूँ। लेकिन हाइट में तो तुझसे बड़ा हूँ ना, तूने अपनी हाइट नहीं देखी क्या? अरे बच्चों, तुम दोनों फिर से झगड़ा करने लगे। चलो चुप हो जाओ, तुम दोनों ही बड़े हो बस। बहू, तुम दोनों जल्दी आओ और जल्दी घर लौट आना। ठंड का मौसम शुरू हो गया है तो शाम होते ही ठंड लगने लगती है। दोनों बहुएं जंगल की तरफ चली जाती हैं और बच्चे बाहर खेलते हैं। तब कुंती ब्रजेश से कहती है, अजी ठंड शुरू हो गई है, लेकिन हमारे घर में केवल एक ही रजाई है। बच्चों को इतनी आमदनी भी नहीं है कि हम दूसरी रजाई खरीद सकें। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि एक रजाई में सभी लोग ठंड कैसे काटेंगे। हाँ कुंती बेटे, मुश्किल से जो पैसे कमाते हैं वो मेरे इलाज में लगा देते हैं, और बचे पैसों से घर का दाना पानी राशन चल जाता है, वो भी बड़ी मुश्किल से जुटता है। इससे ज्यादा बच्चों के पास बचत ही क्या है जो वो रजाई खरीदे। हमारी किस्मत में जितनी गरीबी लिखी है उतनी तो हमें काटनी ही पड़ेगी। दोनों बेटे मिलकर मजदूरी करते थे, तब भी हमारे घर का खर्चा चल ही जाया करता था। लेकिन जब से कमलेश का एक्सीडेंट हो गया और उसका पैर टूट गया है, तब से तो हालात और भी खराब हो गए हैं हमारे घर के। जहाँ एक तरफ ये लोग ये सब बातें कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कमलेश पेड़ के नीचे बैठकर आते जाते लोगों को देख रहा था और साथ ही कह रहा था, बाबूजी पॉलिश करवा लो ना, कम पैसे में ही कर दूंगा। अरे बाबूजी सुनो ना, पॉलिश करवा लो ना। लेकिन आते जाते लोग कमलेश को देखकर निकल जा रहे थे। तभी एक ग्राहक आया और कमलेश से बोला, अरे भैया कितने में पॉलिश करोगे मेरे दोनों जूते? भैया 10 रुपए दे देना। अरे नहीं भाई, 5 रुपए दूंगा, करना है तो कर दो वरना चलता हूँ। अरे ठीक है भैया, लाओ मैं कर देता हूँ। कमलेश उस ग्राहक के जूते पॉलिश कर देता है और उसे 5 रुपए मिल जाते हैं। ऐसे सारा दिन बीत चुका था और हल्की हल्की ठंड भी लगने लगी थी। कमलेश अपने आप से कहता है, सारा दिन बीत गया, सिर्फ 4 ग्राहक ही आए दिन भर में। अब 20 में से 10 रुपए तो ऑटो का किराया ही लग जाएगा। 10 रुपए में क्या कर लूंगा? वो तो छोटा भाई साथ रहता है तो मेरे बच्चों को दाना पानी मिल जाता है, वरना भूखे मरने की नौबत आ जाती। अब कमलेश घर के लिए निकल पड़ता है। वो ऑटो वाले को 10 रुपए देकर ऑटो में बैठता है। चलती ऑटो में कमलेश को बहुत ठंड लग रही थी। कमलेश कांपते हुए अपने मन में सोचता है, हे भगवान, अभी तो ठंड शुरू हुई है और मुझे इतनी ठंड लग रही है।
मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए स्वेटर खरीद सकूं। भगवान, इस बार ज्यादा ठंड मत पड़ने देना, क्योंकि हम जिस इलाके में रहते हैं वहां तो ठंड 4 गुना पड़ती है। पता नहीं अगर ज्यादा ठंड पड़ी तो मेरे परिवार का क्या हाल होगा। ऐसे सोचते हुए कमलेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी ऑटो वाला ऑटो रोकता है। कमलेश ऑटो से उतर जाता है और अपने घर की तरफ चल देता है। जैसे कमलेश अपने घर के पास पहुंचता है तो तेज हवाओं से उसे और ठंड लगने लगती है। कमलेश और ज्यादा कांपने लगता है। वो घर पहुंचता है तो कमलेश की पत्नी सीमा कहती है, अजी आपको कितनी ठंड लग रही है, ऐसा करती हूँ चूल्हा जला लेती हूँ, खाना भी बन जाएगा और आपकी ठंड भी कम हो जाएगी। तभी दिलीप भी घर वापस आ जाता है। सीमा चूल्हा जला लेती है। दिलीप भी कांप रहा होता है। दोनों भाई चूल्हे के पास बैठ जाते हैं। तभी कुंती दिलीप से कहती है, बेटा दिलीप, तुझे बताया था कि तेरे पिताजी की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, तो तू उनकी दवाइयाँ लाया कि नहीं? माँ, आज तो मैं दाल और चावल ले आया, क्योंकि सुबह ही माधुरी ने बताया था कि घर में राशन नहीं है। मैं कल वापस आते आते पिताजी की दवाइयाँ याद से ले आऊंगा। चाचा जी, अब तो ठंड शुरू हो गई है और हमें शाम को बहुत ठंड लगती है। आप हमें इस बार स्वेटर दिला देंगे ना? हाँ हाँ बेटा, तुम दोनों को मैं इस बार स्वेटर जरूर दिला दूंगा। बेटा, स्वेटर का इंतजाम बाद में करना, सबसे पहले हमें इस बार एक रजाई खरीदनी होगी। पिछले साल हमारे पास 2 रजाइयाँ थी, तो ठंड में जैसे तैसे गुजारा हो गया, पर अब तो वो भी फट गई है और एक ही रजाई बची है। हाँ पिताजी, मैं कुछ भी करके इस बार एक रजाई की व्यवस्था कर दूंगा। ये सुनकर कमलेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, पिताजी, अगर मेरा पैर टूटा नहीं होता तो मैं भी मजदूरी करके घर के खर्चे में योगदान देता। अरे भगवान को जैसा मंजूर होता है वैसा ही होता है, तो अपने आप को दुखी मत कर बेटा। बड़े पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ा और बड़ा हो जाऊंगा तो पिताजी के साथ मैं भी मजदूरी करने जाऊंगा, फिर मैं सारे घर को अच्छे से संभाल लूंगा। योगेश की बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। कमलेश तो उसे गले से ही लगा लेता है। तब तक सीमा दाल चावल बनाकर सभी को लगा देती है। सभी लोग खाना खाते हैं और चटाई बिछाकर एक ही लाइन में एक के बाजू में सो जाते हैं। ठंड अब धीरे धीरे बढ़ रही थी। बाहर मैदान होने की वजह से हवाएं भी तेज चल रही थी। कुंती ने ब्रजेश को अच्छी तरह से रजाई उड़ाई, लेकिन तभी आखिरी में सोया हुआ दिलीप रजाई को खींचकर अपनी तरफ कर लेता है और ब्रजेश खुल जाता है। यह देखकर ब्रजेश के बाजू में सोई हुई कुंती कहती है, दिलीप की भी आदत बहुत खराब है, नींद में वो हमेशा ही रजाई खींच लेता है। अरे दिलीप की भी क्या गलती है कुंती, अब ठंड बढ़ने लगी है, उसको भी तो ठंड लगती होगी ना, तुम रहने दो। उस एक ही रजाई को कोई इधर खींचता तो कोई उधर। ऐसी ठंड में जैसे तैसे करके पूरा परिवार सो जाता है। ऐसे धीरे धीरे समय गुजर रहा था और ठंड बढ़ती जा रही थी। एक दिन सुबह सुबह सबको ठंड लग रही थी। तब कुंती कहती है, हे भगवान, ठंड तो बढ़ती ही जा रही है। आजकल तो ठंड से हाथ पैर सुन ही हो जा रहे हैं। कमलेश और दिलीप, तुम दोनों काम पर थोड़ा रुक कर जाया करो, कम से कम सूरज तो निकलने दो। अरे माँ, ठंड तो हम गरीबों का नसीब है, सूरज निकलने का इंतजार करेंगे तो मेरा सेठ मुझे भगा ही देगा। माधुरी, अगर कुछ नाश्ता हो तो जल्दी से दे दो ताकि मैं खाकर निकल जाऊं। ये सुनकर माधुरी अपने मन में सोचती है, हे भगवान, आज तो घर में खाने को कुछ भी नहीं है। कल ही सारे पैसे पिताजी की दवाइयों में खर्च हो गए। ऐसा करती हूँ, पड़ोसियों से कुछ राशन मांग कर ले आती हूँ, या कुछ बना होगा तो मांग लूंगी। अब माधुरी अपनी पड़ोसन कविता के यहाँ जाती है। माधुरी आवाज देकर कविता को बुलाती है। कविता बाहर आती है तो माधुरी कहती है, कविता बहन, मेरे पति काम पर जा रहे हैं और हमारे घर में राशन नहीं है। कृपया करके थोड़ा सा दाल चावल दे दो ताकि मैं उन्हें बनाकर खिला सकूं, या कुछ भी हो खाने में वो भी थोड़ा सा दे सकती हो। कविता माधुरी की बात सुनकर गुस्सा होते हुए कहती है, माधुरी बहन, तुम लोगों का तो रोज का ही यही काम है। कभी चावल दे दो, कभी दाल दे दो, तो कभी मिर्च दे दो। हम भी तो तुम्हारी ही तरह गरीब हैं। खैर, फिर भी तुम आई हो तो मैं तुम्हें थोड़े से दाल चावल देती हूँ, अभी कुछ बना रही है। कविता घर के अंदर जाकर थोड़े से दाल चावल लाकर माधुरी को दे देती है। माधुरी कविता को धन्यवाद देकर दाल चावल लेकर चली जाती है। तभी पड़ोस की शीला कविता के पास आती है और कहती है, कविता बहन, माधुरी आज फिर तुम्हारे घर से कुछ मांगने आई थी क्या? हाँ शीला बहन, दाल चावल मांगने आई थी आज भी वो। इसलिए मैंने तो इन लोगों से बात ही करना छोड़ दिया है। ये लोग मोहल्ले में हर घर में रोज कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। मेरी मानो तो तुम भी उनसे मतलब रखना छोड़ दो। तुम तो जानती हो कि मोहल्ले का कोई भी परिवार उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से उनसे मतलब नहीं रखता है। जाने दो शीला बहन, बेचारे बहुत गरीब हैं और हालातों ने तो उन्हें और भी गरीब बना दिया है। माधुरी जल्दी से दाल चावल लेकर घर पहुंचती है और चूल्हे में लकड़ियां और पत्तियां जलाकर उनकी खिचड़ी बना देती है। फिर वो सभी को खाने के लिए देती है। गर्मा गर्म खिचड़ी खाकर योगेश कहता है, पिताजी, इस ठंडी में गरम गरम खिचड़ी खाकर कितना अच्छा लग रहा है।
योगेश, अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन शाम होते ही ठंड बहुत बढ़ जाती है। कल तो ठंड की वजह से रजाई के अंदर भी मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। कुंती की बात सुनकर परिवार के सभी लोग दुखी हो जाते हैं। कमलेश और दिलीप दोनों ही काम पर चले जाते हैं, तो वहीं माधुरी और सीमा जंगल की तरफ लकड़ियां लाने के लिए निकल जाती हैं। ऐसे समय बीत रहा था और बीतते समय के साथ ठंड बहुत बढ़ रही थी। ठंड की वजह से पूरे परिवार की हालत खराब थी। दिन में तो जैसे तैसे सभी लोग धूप में रह लेते हैं, लेकिन शाम होते ही रजाई की ओढ़ कर बैठ जाते हैं। एक रजाई में इतने सारे लोग होने के कारण कभी कोई रजाई को इधर खींचता था तो कभी कोई रजाई को उधर खींचता था। एक दिन की बात है, कमलेश शाम को पेड़ के नीचे बैठा जूते पॉलिश कर रहा था। तभी अचानक हवाएं जोर जोर से चलने लगी। ग्राहक अपने जूते लेकर चला गया। तब कमलेश कांपते हुए अपने आप से बोला, हे भगवान, पहले से इतनी ठंड है, ऊपर से इतनी जोर जोर से हवा चल रही है। अब तो ठंड के कारण ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल ही हाथ में आ जाएगा। जल्दी से घर चलता हूँ। अब कमलेश रास्ते पर खड़ा होकर ऑटो का इंतजार करने लगता है। तभी एक ऑटो आता है और कमलेश उसमें बैठ जाता है। जैसे ही ऑटो चलने लगता है, कमलेश जोर जोर से कांपने लगता है। तब ऑटो वाला कहता है, अरे भैया, तुम्हें तो पता है कि ठंड इतनी बढ़ रही है, फिर स्वेटर पहन कर या कंबल ओढ़कर क्यों नहीं निकलते हो? अरे अब क्या बताऊं भाई, हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम स्वेटर और कंबल खरीद सके। हाँ भाई, ये बात तो मैं समझ सकता हूँ। वैसे पास ही एक शनिचर बाजार लगता है, जहाँ 100 रुपए में पुराने कंबल और स्वेटर मिलती हैं। तुम चाहो तो वहां से खरीद सकते हो। भाई, हमारे लिए तो 100 रुपए भी बड़ी बात है, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए। हमारे पास जब भी पैसे आएंगे हम जरूर खरीदेंगे। ऐसा कहकर कमलेश ऑटो वाले की बात को टाल देता है और तभी कमलेश का घर पास ही आ जाता है और वो ऑटो से उतर जाता है। अब कमलेश कांपते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। घर के आसपास खुला मैदान होने की वजह से हवाएं तेज तेज चल रही थी, जिस वजह से कमलेश बहुत कांप रहा था। कमलेश अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि सभी लोग एक ही रजाई में दब कर बैठे हुए हैं। कमलेश को देखकर कुंती कहती है, कमलेश बेटा, आजा, रजाई में आजा, बड़ी ही ठंड है। कमलेश कांपते हुए रजाई के अंदर आता है, लेकिन तभी रजाई छोटी होने के कारण योगेश रजाई से बाहर हो जाता है। फिर खींचते हुए कहता है, अरे बड़े पापा, आप रजाई खींच लोगे तो मुझे बहुत ठंड लगेगी। योगेश को रजाई खींचते देखकर माधुरी उस पर गुस्सा होते हुए कहती है, योगेश, ये क्या बदतमीजी है? रजाई मत खींचो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि बड़े पापा अभी अभी ठंड में कांपते हुए अंदर आए हैं? बेचारा योगेश चुप हो जाता है। तभी कमलेश कहता है, बड़े भैया, ठंड लगातार बढ़ रही है, मैं तो कह रहा हूँ कि आप काम पर जाना बंद कर दो। हाँ कमलेश, दिलीप सही कहता है, वैसे भी 20 रुपए में होता ही क्या है। नहीं पिताजी, कम से कम काम करने में मेरा गम तो हल्का रहता है। घर में रहूंगा तो सारा दिन दिमाग में बस यही चलता रहेगा कि भगवान काश मेरे पैर न काटते तो आज मैं भी कमाता। तभी माधुरी चूल्हे में थोड़ी सी आग जला देती है और दोनों बच्चों से कहती है, बच्चों, आग के पास आकर बैठ जाओ, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। दोनों बच्चे आग के पास बैठ जाते हैं। तभी कुंती देखती है कि घर की टूटी हुई छत से तेजी से हवा अंदर आ रही है। ये देखकर कुंती कहती है, हे भगवान, ये टूटी छत से हवा इतनी तेजी से अंदर आ रही है। सीमा बहू, जरा इसे कुछ भी करके ढक दो। अगर ये छत ढक जाएगी तो हवा थोड़ी कम आएगी, शायद हमें ठंड से थोड़ी राहत मिल सके। माँ जी, मैं ऐसा करती हूँ कि कल जंगल से घास लाकर इस छत को ढक देती हूँ। अब सभी लोग किसी तरह ठंड में कांपते हुए सो जाते हैं। अगले दिन सीमा और माधुरी जंगल जाती है। जंगल से कुछ घास फूस और पत्ते इकट्ठा करती है और अपनी टोकरियों में भरकर घर की तरफ चल पड़ती है। तब सीमा कहती है, माधुरी, मुझे डर लग रहा है कि जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, माँ और पिताजी बूढ़े हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाए। कल भी माँ जी को कितनी खांसी आ रही थी। सीमा भाभी, मैं तो सोच रही हूँ कि पड़ोसियों के यहाँ से थोड़ा सा सरसों का तेल मांग कर ले आती हूँ और माँ जी के हाथ पैर में लगा देती हूँ। माधुरी, तुम तो जानती हो कि आजकल पड़ोसियों ने भी हमसे मतलब रखना बंद कर दिया है, और वे लोग भी क्या ही गलत करते हैं। हमारे घर में गरीबी ही इतनी है कि आए दिन हमें कुछ न कुछ मांगना पड़ता है। भगवान जाने ये गरीबी कब खत्म होगी। बातें करते हुए वो लोग घर आ जाते हैं और अपने छप्पर के खुले हुए भाग पर पत्तियां और घास फूस लगाकर किसी तरह उसे बंद कर देती हैं। फिर वो अंदर आती है तो कुंती से कहती है, माँ जी, मैंने इस खुले हुई छप्पर को ढक दिया है, अब हवा नहीं आएगी तो हमें ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। तभी चटाई पर लेटी हुई कुंती रजाई को अपनी तरफ थोड़ा और खींचकर कांपते हुए कहती है, अरे बेटा, मुझे तो अभी भी बहुत ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ठंड से जान निकल रही है। सीमा अपनी सास के पास आती है और उसे छूकर देखती है तो उसे बहुत तेज बुखार था। ये देखकर सीमा कहती है, अरे माँ जी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। वो लोग आते ही होंगे, फिर उनसे कहकर मैं आपके लिए बुखार की दवा मंगवा देती हूँ। बेटा, इस बढ़ती ठंड ने तो हम बूढ़ों का हाल खराब करके रखा हुआ है।
ऐसा कर, तू ये रजाई डबल करके उड़ा दे। नहीं पिताजी, फिर आपको ठंड लगेगी, आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती है ना। रहने दीजिए, आप दोनों ही रजाई ओढ़ कर रखिए। मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ी शक्कर बची हुई है, शक्कर चाय पत्ती डालकर गरम गरम चाय बना देती हूँ, आप लोग पी लीजिएगा, अच्छा लगेगा। माँ चाय मेरे लिए भी बनाना, मैं भी पीऊंगी। और मेरे लिए भी बड़ी माँ। सीमा उन सभी के लिए काली चाय बनाती है और उन सभी को दे देती है। फिर वो चूल्हे पर खाना चढ़ा देती है। तब तक कमलेश और दिलीप भी आ जाते हैं। वो दोनों भी ठंड में कांप रहे थे। थोड़ी देर में चूल्हे के पास बैठते हैं। तब सीमा उन्हें बताती है, अजी सुनिए, माँ जी को तेज बुखार है, उनके लिए दवाइयाँ लाना जरूरी है। आप दवाइयाँ ले आइए, नहीं तो रात को उनको बुखार तेज हो जाएगा। ये सुनकर ब्रजेश कहता है, नहीं नहीं बहू, नहीं, अभी लड़कों को बाहर मत भेजो, बाहर बहुत तेज ठंड है, वो लोग जाएंगे तो उनकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। भाभी, पिताजी सही कहते हैं। ऐसा करती हूँ कि मैं पड़ोस में जाकर देखती हूँ, अगर किसी के पास बुखार की दवाई हो तो मैं मांग कर लाती हूँ। अब माधुरी अपनी पड़ोसन शीला के घर जाती है और कहती है, शीला बहन, माँ को ठंड की वजह से बुखार आ गया है, वो कांप रही है। हमारे पास तो स्वेटर भी नहीं है, इसलिए कोई भी दवा लाने नहीं जा पा रहा है। अगर तुम्हारे पास बुखार की दवा रखी हो तो दे दो। नहीं माधुरी बहन, बुखार की दवा तो नहीं है। तुम ऐसा करो कि अपने घर जाओ, मैं आसपास के लोगों से पूछती हूँ, अगर किसी के पास बुखार की दवा होगी तो मैं लेकर घर ही आती हूँ। इसी बहाने में कुंती काकी को देख भी लूंगी। माधुरी अपने घर आ जाती है। शीला कुछ और लोगों से बुखार की दवा पूछती है। जैसे सभी पड़ोसियों को पता चलता है तो वो कुंती को देखने के लिए उनके घर जाते हैं। कुंती बहुत कांप रही थी, ठंड के कारण उसकी हालत खराब थी। तभी एक और पड़ोसन विनीता आती है और कुंती को बुखार की दवा देते हुए कहती है, बहनी, बुखार की एक टैबलेट मेरे पास रखी थी, इसे खा लो। अब कुंती बुखार की दवा खा लेती है। थोड़ी देर बाद उसे आराम मिलता है। फिर सभी पड़ोसी अपने अपने घर चले जाते हैं। तब सीमा की नजर दोनों बच्चों पर जाती है जो बुरी तरह कांप रहे थे। ये सब देखकर सीमा की आंखें भर आती हैं। सीमा अपने आप से कहती है, ऐसी ठंड में कैसे काम चलेगा? बिना स्वेटर, गर्म कपड़े और कंबल और रजाई के बिना तो ठंड में कोई हादसा भी हो सकता है। नहीं, मुझे तो कुछ करना ही होगा जिससे कि इस ठंड से राहत मिल सके। अगले दिन कमलेश और दिलीप के जाने के बाद सीमा कुंती से कहती है, माँ, मैं जंगल की तरफ जा रही हूँ। सीमा और माधुरी जंगल की तरफ लकड़ियां बीनने के लिए निकल जाती हैं। एक जगह मिट्टी का ढेर देखकर सीमा रुक जाती है और अपने साथ लाई बोरी में मिट्टी भरना शुरू करती है और साथ ही वो माधुरी से कहती है, माधुरी, तुम भी बोरी में मिट्टी भरो, हम इस मिट्टी से अंगीठी बनाएंगे। लेकिन सीमा भाभी, अंगीठी से क्या होगा भला? माधुरी, अंगीठी मिट्टी की बनी हुई होती है, उसमें आग जलाने पर मिट्टी गर्म हो जाती है, जिससे कि कमरा भी थोड़ा गर्म हो जाता है और आग भी ज्यादा देर तक जलती है। बढ़ती हुई ठंड से परिवार को बचाने का यही तरीका है कि हम अंगीठी बनाकर अपने घर में रखें। अब दोनों मिलकर बोरी में मिट्टी भर लेती हैं और उसे अपने सिर पर रखकर दोनों घर के बाहर लाकर रख देती हैं। तब सीमा कहती है, माधुरी, ऐसा करो कि तुम इस मिट्टी को गीली करके पैरों से मसल कर रखना। अंगीठी बनाने के लिए मिट्टी थोड़ी नरम होनी चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ कि गांव की तरफ जाती हूँ और कहीं से तार लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर सीमा गांव जाने के लिए निकल पड़ती है। बहुत दूर पैदल चलने के बाद उसे एक बिल्डिंग बनती हुई दिखाई देती है। वो बिल्डिंग में काम कर रहे मजदूरों से थोड़ा तार मांगकर वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। तब तक माधुरी ने पूरी मिट्टी को अच्छी तरह गीली करके उसे मसल कर रखा हुआ था। अब सीमा उस मिट्टी से अंगीठी बनाती है और बीच में उसमें तार लगाकर उसमें मजबूत जाली लगा देती है। अब शाम हो चुकी थी और ठंड बहुत बढ़ चुकी थी। कमलेश और दिलीप भी घर आ चुके थे। सीमा ने जल्दी से चूल्हे में आग जलाई और तब तक कमलेश और दिलीप दोनों ही रजाई में घुस गए। फिर सीमा खाना बनाकर सबको खाना लगाती है और सभी लोग एक ही रजाई ओढ़ कर सो जाते हैं। हमेशा की तरह कोई रजाई इधर खींच रहा था तो कोई उधर खींच रहा था। ये देखकर कुंती सोचती है, ऐसा करती हूँ, रजाई इन्हीं लोगों को ओढ़ लेने देती हूँ, मैं बिना रजाई के सो जाती हूँ। अब कुंती रात भर रजाई नहीं ओढ़ती और ठंड में कुकड़ती रहती है। सुबह जब सभी लोग उठते हैं तो देखते हैं कि कुंती के हाथ पैर अकड़ गए थे। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। कमलेश और दिलीप दोनों कुंती को उठाकर धूप में ले जाते हैं। हल्की हल्की धूप कुंती पर पड़ती है। फिर सभी लोग कुंती के हाथ पैर मलते हैं। थोड़ी देर में कुंती के हाथ पैर सीधे हो जाते हैं और कुंती कहती है, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर ही गई। ऐसा मत कहिए माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा। मैंने ठंड से बचने का तरीका निकाल लिया है। देखिए ना, मेरी अंगीठी सूख भी गई है। अब मैं इसमें आग जलाऊंगी और हमें ठंड कम लगेगी। दोपहर तक सीमा की अंगीठी पूरी तरह सूख जाती है। सीमा उसी को अंदर ले आती है और उसमें आग जला देती है। आग से अंगीठी गर्म हो जाती है और थोड़ा घर गर्म हो जाता है। शाम को जब कमलेश और दिलीप वापस आते हैं तो देखते हैं कि सभी लोग अंगीठी के आसपास बैठे थे और अंगीठी की वजह से घर में भी थोड़ी गर्माहट हो गई थी। ये देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं और उस अंगीठी के पास जाकर सभी लोग चैन से सो जाते हैं। अगले दिन कमलेश काम पर निकलने लगता है। सीमा देखती है कि कमलेश को बहुत खांसी आ रही है।
उसे हल्का बुखार भी था। सीमा कमलेश को अंगीठी देती है और एक बोरी में लकड़ियां देते हुए कहती है, सुनिए, आप इस अंगीठी और लकड़ियों को अपने साथ ले जाइए। आप जहाँ बैठेंगे वहाँ इसे जला कर रख लीजिएगा, तो आपको ठंड नहीं लगेगी, वरना आप बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन सीमा, अगर मैं इसे ले गया तो तुम घर पर क्या जलाओगी? माँ पिताजी को इसकी ज्यादा जरूरत है। आप चिंता मत कीजिए, मैंने एक साथ 2 अंगीठियां बनाई थी, दूसरी भी सूखकर तैयार है, मैं उसे घर में जला लूंगी। अब कमलेश अंगीठी को लेकर निकल पड़ता है। कमलेश उस पेड़ के नीचे आकर बैठता है और अपना काम शुरू करता है। थोड़ी देर बाद जब शाम हो जाती है तो कमलेश उस अंगीठी को जला लेता है और अपने पास रख लेता है। ऐसे ही एक ग्राहक की नजर उस अंगीठी पर पड़ती है। ग्राहक कमलेश के पास आता है और कहता है, अरे भाई, तुम्हारी अंगीठी तो बड़ी अच्छी है, तुम इसे बेचोगे? कुछ सोचकर कमलेश कहता है, हाँ हाँ बाबूजी, बताइए कितने पैसे देंगे? भाई 400 रुपए दे दूंगा। ये सुनकर कमलेश बहुत खुश हो जाता है और वो उस ग्राहक को अंगीठी दे देता है। 400 रुपए पाकर तो जैसे कमलेश की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तभी कमलेश ऑटो के लिए निकलता है तो उसे वही ऑटो वाला मिलता है जिसने शनिचर बाजार का पता बताया था। कमलेश ऑटो में बैठ जाता है और ऑटो वाले से कहता है, अरे भाई, तुम मुझे शनिचर बाजार का पता बता रहे थे ना, जहाँ 100 रुपए की स्वेटर मिलती है? भाई मेहरबानी करके मुझे वहां ले चलो। अब ऑटो वाला कमलेश को शनिचर बाजार की तरफ 100 रुपए के स्वेटर के ठेले पर ले जाता है। कमलेश वहां से 4 स्वेटर खरीदता है और ऑटो में बैठकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। आज तो खुशी की वजह से कमलेश को ठंड भी कम लग रही थी। घर पहुंचकर कमलेश वो स्वेटर अपने माता पिता को देकर कहता है, माँ, बाबूजी, देखिए मैं आप लोगों के लिए स्वेटर लाया हूँ, और बच्चों ये लो 2 स्वेटर तुम्हारे लिए। सभी लोग स्वेटर देखकर खुश हो जाते हैं। चारों अपनी अपनी स्वेटर पहन लेते हैं। तब योगेश कहता है, अरे वाह बड़े पिताजी, आप तो बहुत सुंदर स्वेटर लाए हैं, अब तो मुझे ठंड भी कम लगेगी। फिर कमलेश सभी लोगों को सारी बातें बताता है। तब सीमा कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बनाई हुई अंगीठी इतनी महंगी बिक सकती है। अगले दिन सीमा दूसरी अंगीठी भी कमलेश को दे देती है और खुद वो जंगल की तरफ मिट्टी लाने निकल पड़ती है। दोनों फिर से बोरी में मिट्टी भरकर ले आती हैं और फिर सीमा गांव की तरफ तार ढूंढने निकल पड़ती है। फिर सीमा वहां पहुंचती है जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा था। मजदूरों से फिर से थोड़ा तार मांगती है और ले आती है और इस बार तो वो 4 अंगीठी एक साथ बनाती है। दूसरी तरफ कमलेश की वो अंगीठी भी 400 रुपए में बिक जाती है। अब कमलेश फिर से शनिचर बाजार जाकर स्वेटर खरीदता है और स्वेटर खरीदकर वो अपने घर आ जाता है। फिर कमलेश 2 स्वेटर घर की दोनों बहुओं को देता है, एक खुद रखता है और एक अपने भाई को देता है। अब सभी लोग स्वेटर पहन लेते हैं, उन्हें ठंड से थोड़ी राहत मिलती है। तब ब्रजेश कहता है, अरे बेटा, ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि तू और स्वेटर ले आया, लेकिन अब तू रजाई लेकर आना। हाँ हाँ पिताजी, जरूर। वैसे सीमा, आज तुमने कितनी अंगीठियां बनाई हैं? मैंने 6 अंगीठियां बनाई हैं जो बाहर रखी हैं, लेकिन अब मैं सोच रही थी कि जब ये बिकेंगी तो उन पैसों से आप अंगीठियां बनाने के लिए तार, रंग और कुछ स्टील की छोटी छोटी प्लेट्स खरीद कर लाना। वो तो ठीक है सीमा, लेकिन मैं इन सब अंगीठियों को एक साथ कैसे ले जाऊंगा? अरे चिंता क्यों करते हो भैया, मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, मैं एक ऑटो कर लूंगा और हम ऑटो में उन्हें लेकर चलेंगे। अगले दिन दिलीप ऑटो को बुलाता है, उसमें सारी अंगीठियां रखकर उसे वहां पहुंचा देता है जहां कमलेश बैठकर उन्हें बेचा करता था और फिर दिलीप अपने काम पर चला जाता है। शाम तक कमलेश की सारी अंगीठियां बिक जाती हैं। अब कमलेश बाजार जाकर अंगीठियां बनाने के लिए कुछ सामान और साथ ही एक पुरानी रजाई भी खरीद लेता है। फिर सभी चीजों को ऑटो में रखकर अपने घर ले आता है। पहली बार अपने घर में एक रजाई और देखकर घर वालों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सभी लोग पहली बार अच्छी रजाई ओढ़ कर सो पाते हैं। अब सीमा रोज ढेर सारी अंगीठियां बनाने लगती है। साथ में सीमा का परिवार भी उसकी मदद करता है। सीमा घर के बाहर रंग बिरंगी ढेर सारी अंगीठियां देखकर गांव वाले बहुत आश्चर्य कर रहे थे। धीरे धीरे सीमा ने अपने घर की दीवारें ईंट की बना ली थी और आए हुए पैसों से छत की भी मरम्मत करवा ली। सीमा के परिवार के बदलते हुए हालातों को देखकर बस्ती वाले बड़े ही चकित थे। एक दिन सुबह सुबह दिलीप ऑटो लेकर आता है और अंगीठियों को ऑटो में रखकर बेचने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद सीमा और माधुरी अंगीठियां बनाने का काम कर रही थी। तभी सभी पड़ोस की औरतें इकट्ठा होकर उनके पास आती हैं और उनसे पूछती हैं, बहन, तुम इतनी सारी अंगीठियां बनाकर बेच रही हो और तुमने तो अपने घर की मरम्मत भी करवा ली। तुम्हारी गरीबी दूर हो गई, हमें भी बनाना सिखा दो। हम भी थोड़े पैसे कमाकर अपने घर की गरीबी दूर करना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब मिलजुल कर काम करेंगे। मैं आप सबको अंगीठियां बनाना सिखाऊंगी। अब सीमा बस्ती के सभी लोगों को अपने पास काम करना सिखाती है और उन्हें पेमेंट देकर काम पर रख लेती है। धीरे धीरे सीमा और भी सुंदर अंगीठियां बनाने लगती है और उसकी अंगीठियों के चर्चे आसपास के गांव में भी फैलने लगते हैं और इस तरह उनके पास अब आस पड़ोस के गांव से भी लोग अंगीठियां खरीदने आने लगते हैं।
अब दिलीप और कमलेश भी अपना अपना काम छोड़कर उनकी मदद करते थे। धीरे धीरे वो गांव अंगीठी वाला गांव नाम से मशहूर हो गया था। आज भी उनकी अंगीठियां दूर दूर तक बिकने जाया करती हैं और उस गांव के लोग पूरी ठंड भर अंगीठियां बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाया करते हैं।